दोस्तों एक व्यक्ति हैं जो कि सेना के जवान के तौर पर सीआरपीएफ में काम कर रहे हैं। ये सच्ची घटना आज उन्हीं के घर से आई है। दोस्तों ये घटना है 20 अक्टूबर 2024 की। ये वही दिन था जब करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा था। लोग अपने अपने घरों जाकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुशी से माहौल को एंजॉय कर रहे थे और व्रत का ये कार्यक्रम चल रहा था। दोस्तों 20 अक्टूबर 2024 को पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा था। लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस पर्व को बहुत ही हंसी और खुशी के साथ मना रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि किसी के घर का चिराग इसी दिन में बुझने वाला है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये घटी है उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िला चंदौली से, और चंदौली में घटने वाली ये घटना वाकई आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गलती किसकी थी, क्या दोषी पक्ष एक था या फिर दोनों थे, और जो घटना घटी वाकई क्या ऐसा होना ज़रूरी था। तो आज की इसी सच्ची घटना में हम आप सभी के साथ इन पूरी सच्ची वारदात को सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों हमारे इस चैनल सच्ची घटना का मोटो है सच्ची खबर को आप तक पहुंचाना। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के चंदौली में, जो कि वाराणसी से सटा हुआ ज़िला है। दरअसल यहीं पर रहने वाला एक परिवार, जो कि एक लड़का अपनी ही प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है, और जब वो उसके घर जाता है तो उसका करवा चौथ का व्रत टुटवाने के लिए गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और बात समझ में भी आ रही थी, लेकिन इसके बाद जो घटना घटती है वो वाकई हिला कर रख देती है, वाकई एक खबर बन जाती है। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। क्यों हुई ये घटना, कैसे हुआ ये घटना और कौन था इसमें दोषी, पूरी घटना में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इसी चंदौली ज़िला में एक थाना लगता है जिसका नाम है बलुआ थाना, और इसी बलुआ थाने के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है हृदयपुर। और इसी हृदयपुर गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें परिवार की मुखिया राम श्रृंगार, जो कि श्रीनगर में एएसआई डीजी के पोस्ट पर कार्यरत हैं। सीआरपीएफ में काम करते हुए इन्हें काफ़ी वक्त हो चला था, तो ये अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए, करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। राम श्रृंगार के दो बेटे थे, एक का नाम नीरज और दूसरे का नाम धीरज था। नीरज की उम्र करीब 20-21 साल के आसपास थी, जबकि छोटा भाई धीरज करीब 17-18 साल के आसपास का था। नीरज जो कि घर के कामों को देखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी किया करता था और चीज़ों की मैनेजमेंट के काम में लगा हुआ था, और जबकि छोटा भाई धीरज जो कि अपने बड़े भाई से बिल्कुल हट कर था, उसका काम सिर्फ पढ़ाई करना था और पढ़ाई करके एक अच्छी करियर को बनाना था। तो ये दोनों भाई उसी घर में रहते थे और परिवार बहुत हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। धीरज और नीरज की मां पुष्पा ने दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां पर बड़ा भाई नीरज पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अपनी सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगा हुआ था और अपने घर के कामकाज को भी देखा करता था, वहीं जो छोटा भाई धीरज था वो 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और वो भी अपने भाई की तरह एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता था। एक बड़ी पढ़ाई पढ़ के एक अच्छे काबिल पद पर सरकारी नौकरी पाना चाहता था, लेकिन इस समय वो इंटर की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक ही काम था कि सिर्फ पढ़ाई करना और अपनी पढ़ाई के दौरान अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए धीरज ने अपने घर में अपने लिए एक अलग कमरा चुन लिया था और अब वो उसी कमरे में पढ़ाई करता था, उसी कमरे में रहा करता था और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और अपनी चीज़ों के प्रति लगाया करता था। वक्त गुजर रहा होता है और धीरज अपनी पढ़ाई के साथ साथ आसपास के माहौल पर भी नजर रखता था। एक रोज़ संडे के दिन जब धीरज अपने घर से निकलकर गांव की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की का नाम पूजा था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। कमज़िन उम्र की लड़की जो धीरज की ही हमउम्र थी। इन दोनों को देखकर आपस में प्यार की जो कलियाँ होती हैं वो खिल उठती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और शुरुआत एक दोस्ती से होती है। दोनों की दोस्ती कब प्यार का रूप बदल लेती है ये किसी को पता ही नहीं चलता है, और अब दोनों चोरी छुपे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जब दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है तो बातचीत होनी भी शुरू हो जाती है और ये बातचीत प्यार में और गहराई का रूप ले लेती है। एक रोज़ धीरज अपनी प्रेमिका पूजा से ये कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, इस तरीके से मिलकर हम काफ़ी समय तक बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो अपना नंबर मुझे दे दो। जब धीरज पूजा से ये कहता है तो पूजा कहती है कि देखो धीरज, मेरे पास मोबाइल तो है नहीं और ये मेरी मम्मी का ही नंबर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम इस पर फ़ोन मत करना, क्योंकि अगर तुम फ़ोन करोगे और मेरी मम्मी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। धीरज कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे नंबर दे दो, जब तुम मुझे कहोगे तभी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा।
इसके बाद धीरज पूजा से उसका नंबर ले लेता है और पूजा अपनी मम्मी का नंबर धीरज को दे देती है। इसके बाद पूजा अपने घर चली जाती है और धीरज अपने घर आ जाता है। एक रोज़ जब पूजा धीरज के मोबाइल पर मिस कॉल करती है तो धीरज इधर से उसके पास फ़ोन करता है। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और चोरी छुपे इन दोनों का प्यार अब तेज़ी से परवान चढ़ने लगा था। दोस्तों, एक रोज़ पूजा को बातचीत करते हुए कोई घर में देख लेता है। इसके बाद उसे बहुत डांट पड़ती है। इसके बाद पूजा ने धीरज से ये कहा कि अब जब मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी तभी तुम मेरे नंबर पर फ़ोन करना, इसके पहले मत फ़ोन करना। इसके बाद जब भी पूजा धीरज के पास मिस कॉल किया करती थी तो धीरज उस नंबर पर तुरंत कॉल करता था और दोनों बातचीत किया करते थे। पूजा कभी छत पर तो कभी खेतों में चली जाया करती थी, तो कभी किसी बंद रूम में, कभी किसी वॉशरूम में छुप कर धीरज से बातचीत किया करती थी। धीरज और पूजा का ये प्यार दिन प्रतिदिन परवान चढ़ रहा था। दोनों ही कम उम्र के थे, दोनों ही कमसिन उम्र के थे और अपने अपने करियर की तैयारी को बनाने की जगह ये दोनों प्यार की कलियां खिला रहे थे। पूजा 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और धीरज 12वीं क्लास की एग्ज़ाम को देने वाला था। दोस्तों, इसके बाद दोनों एक रोज़ मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद धीरज पूजा को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। पूजा भी इस मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही धीरज ने उसे बुलाया, पूजा तय समय पर धीरज के पास उस सुनसान जगह पर मिलने के लिए चली जाती है। पहली बार दोनों जब मिले तो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना लाजमी थे और दोनों एक साथ मिलकर ज़बरदस्त तरीके से एक सुनसान जगह पर शारीरिक संबंध बना रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें देखेगा, कोई उन्हें पकड़ सकता है। उन दोनों ने उस समय अपने जिस्म की आग बुझाई और दोनों जब भरपूर तरीके से शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो इसके बाद इस शारीरिक संबंधों का सिलसिला आए दिन लगातार चलने लगता है। अब पूजा और धीरज एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते थे और दोनों मन से तन से एक दूसरे को पति और पत्नी मान चुके थे। दोस्तों, जहां पूजा की उम्र करीब 14-15 साल के आसपास थी, वहीं धीरज करीब 17-18 साल के आसपास का एक नौजवान लड़का था। इन दोनों के बीच में जब प्रेम संबंध पनप जाते हैं और जब बातचीत होने में दिक्कत होने लगती है तो धीरज ने खुद के पैसों से एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल खरीदकर अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को गिफ्ट किया। अब पूजा और धीरज लगातार जब भी मन करता था तो कोने में छुपकर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। वक्त इसी तरीके से गुजर रहा होता है और अब पूजा अपने बॉयफ्रेंड धीरज को अपने पति के रूप में देखने लगी थी और अब पति के तौर पर उससे हक जताने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी। इधर धीरज भी अपनी प्रेमिका पूजा को पत्नी की तरह ही बहुत प्यार करता था। इसके बाद एक रोज़ जब ये करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा अपने मामा मामी के घर चली गई, क्योंकि मामा मामी के घर से पूजा का बुलावा आया था। तो दोस्तों, जब पूजा अपने मामा मामी के घर फुलवरिया जाती है, जो कि हृदयपुर गांव से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था, जब वो अपने मामा मामी के घर जाती है तो वहाँ पर वो ये कहती है कि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन उसने कोई खाना खाया नहीं था। लेकिन जब वो अपने घर से निकली थी तो उसने ये कहा कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसलिए दोनों जगहों को संभाल कर पूजा इस व्रत को चोरी छुपे कर रही थी। और इधर जब रात का वक्त होता है तो पूजा अपनी बॉयफ्रेंड धीरज से बातचीत कर रही होती है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के साथ साथ जब प्यार कर रहे होते हैं तो फ़ोन पर बातचीत चलते चलते बात मिलने की आ जाती है। और अब पूजा अपने बॉयफ्रेंड धीरज से ये कहती है कि मैं अब तब तक व्रत नहीं खोलूँगी जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाते और मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिला देते। इधर धीरज जब इस बात को सुनता है तो वो ये कहता है कि तुम पागल हो गई हो, रात का वक्त है और 9-10 बजे के आसपास का समय है, मैं ऐसे कैसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। मेरे घर पर भी लोग जाग रहे हैं और तुम्हारे घर पर भी लोग हैं। दोस्तों, इसके बाद जो पूजा थी उसने कहा कि मैं जब तक तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पी लेती तब तक मैं इस व्रत को नहीं तोड़ूंगी और अब तुम्हें ही आकर मेरा इस व्रत को तोड़वाना पड़ेगा। जो धीरज छत पर लेटा हुआ था वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि जब ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, इंतज़ार करो। और ऐसा कहकर धीरज अपने छत से दबे पांव नीचे उतरता है, अपने घर से एक साइकिल लेता है और अपने ही गांव हृदयपुर से निकलकर सीधे 7 किलोमीटर दूर फुलवरिया गांव पहुंचता है, जहां पर वो पूजा के मामा के दरवाजे पर अपनी साइकिल कुछ दूरी पर खड़ी कर लेता है और बाहर से किसी प्रकार से छत पर पहुंचता है। छत पर जाकर वो वहां पर अपनी प्रेमिका पूजा से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पूजा का व्रत धीरज अपने हाथों से तोड़वाता है और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों उसी छत पर एक कोने में जाकर एक दूसरे के कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और दोनों जब निर्वस्त्र अवस्था में थे और अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे तो नीचे से किसी को आवाज़ आती है। जब नीचे से किसी को आवाज़ लगती तो लोग भागकर छत पर जाते हैं। वो देखते हैं कि धीरज और पूजा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं और निर्वस्त्र अवस्था में हैं। इतना देखकर पूजा की मामा की घर वालों का पारा चढ़ जाता है। वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और धीरज के साथ मारपीट करने लगते हैं।
और जब ये मारपीट का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, धीरज जब बुरी तरीके से घायल हो जाता है तो इसके बाद पूजा की मामा पूजा की माता गायत्री के पास फ़ोन लगाते हैं और गायत्री देवी हृदयपुर गांव में रह रही थी। उसी समय गायत्री देवी से ये कहा जाता है कि आप जाकर धीरज के घर पर चेक करिए कि क्या धीरज घर पर है या फिर नहीं। इसके बाद गायत्री देवी सीधा रात के 2 बजे के आसपास धीरज के घर जाती हैं और वहाँ पर नीरज को जगाकर ये कहती हैं कि जरा अपने घर पर जाकर अपनी छत पर देखो कि क्या धीरज है या फिर नहीं। जब नीरज ये सुनता है तो वो ये कहता है कि मेरा भाई तो छत पर ही सोया है और आप इस तरीके से इसके बारे में इतनी रात गए क्यों पूछ रही हैं। इसके बाद जब पूजा की माँ गायत्री देवी नीरज पर दबाव डालते हैं कि जाकर छत पर जांच करो, जब धीरज का बड़ा भाई नीरज छत पर जाकर देखता है तो वहाँ पर धीरज नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद जब नीरज नीचे आता है तो गायत्री देवी ये कहती हैं कि दरअसल मैंने तुम्हारे भाई को मेरे गांव में पाया है और मेरा गांव से मुझे खबर आई थी तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तत्काल हड़कंप मच जाता है और नीरज अपने पिताजी के साथ उन गायत्री देवी को लेकर एक ही मोटरसाइकिल पर सीधा फुलवरिया गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो लोग फुलवरिया गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा की मामा के घर के पास बहुत भीड़ लगी है, पुलिस आ गई है और गांव भी आसपास की तरफ से इकट्ठा हो चुका है और लोग बहुत प्रकार से बातें कर रहे हैं, बहुत प्रकार से चर्चाएँ छिड़ रही हैं। और इसी बीच जब नीरज और उसके पिताजी पास जाकर देखते हैं तो उन्हें अपने बेटे धीरज की जो बॉडी होती है वो बहुत ही अधमरी अवस्था में, बहुत ही घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में मिलती है। जब ये लोग देखते हैं तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि धीरज के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की गई है, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। तत्काल आनंद फानन में धीरज को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि धीरज की बहुत ज़्यादा मार पड़ने के कारण, बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी है और अब धीरज इस दुनिया में नहीं रहा। जब इस तरीके से ये खबर निकल कर सामने आती है तो धीरज के पिताजी और नीरज जो कि उसका भाई था, ये लोग हड़कंप करने लगते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है और तत्काल मौके पर कार्यवाही करते हुए पूजा की मामा को, पूजा की नाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पता चलता है कि पूजा की मामा और नाना इन दोनों ने मिलकर धीरज के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की थी। दोस्तों इसके बाद तत्काल बलुआ थाने को खबर दी जाती है। बलुआ थाने के जो थाना इंचार्ज होते हैं वो आ जाते हैं और उस ज़िले के जो एसपी थे वो आदित्य लांगले, वो भी वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तत्काल पूजा की मामा गोविंद राम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूजा की नाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उनसे पूछा जाता है तो वो लोग ये बताते हैं कि दरअसल हमें रात के 12 बजे के आसपास एक लड़के और एक लड़की की छत पर होने की आवाज़ सुनाई दी। जब हम लोग दबे पाँव छत पर पहुँचे तो हम लोगों ने ये देखा कि पूजा और एक लड़का निर्वस्त्र अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे हैं और दोनों अपनी धुन में ही खोए हुए थे। जब हम ये देखे तो हमारे गुस्से का सीमा न रहा और हम बेकाबू हो गए और तत्काल हमने पूजा को उस लड़के से अलग करते हुए उस लड़के के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और जब हम उसे मारपीट कर लगभग अधमरा कर चुके थे तो हमने पूजा की माँ गायत्री देवी के पास उसके गांव हृदयपुर में फ़ोन किया और ये कहा कि हमने उस गांव के एक लड़के, इसका नाम धीरज है, उसके साथ मारपीट की है और लगभग वो मर चुका है, उसे रास्ते से हमने हटा दिया है, तुम जाकर उसके घर पर इत्तला कर दो। ऐसा सुनकर पूजा की माँ जो गायत्री देवी थी वो जाकर धीरज के घर पर उसके माता पिता से, उसके भाई नीरज से इस बात की खबर देती हैं और इसके बाद वो लोग आनंद फानन में सीधा भागते हुए इस जगह पर आते हैं जहाँ पर धीरज की मौत हो चुकी होती है। इधर जब पुलिस इकबालिया जुर्म को कबूल करने वाले इन दोनों आरोपी गोविंद राम और उसके नाना को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर पुलिस उसे रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। और इसके बाद आगे की जो कार्यवाही होगी, आगे की जो न्यूज़ अपडेट आएंगी उसके बारे में हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी राय में इस घटना के संबंध में गलती किसकी थी? क्या उस लड़के धीरज की जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रात के 12-1 बजे के आसपास उसके घर गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, या फिर पूजा के घर वालों की गलती थी जिन्होंने इस नज़ाकत को न समझा और एक लड़के के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की कि इसकी मौत ही हो गई? पूजा के मामा और नाना तो दोषी हैं ही, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में धीरज के पिता ने और धीरज के भाई ने बहुत ज़बरदस्त कंप्लेन की, बहुत ज़बरदस्त विरोध किया और ये कहा कि हम ये मानते हैं कि हमारा भाई गलत था, हमारा बेटा जो था वो गलत कर रहा था, लेकिन कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी की हत्या ही कर दें? और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आपने हमारे बेटे की तो ज़िंदगी ही ले ली। आप चाहते तो उसे पुलिस में दे सकते थे, हमारे साथ बुलाकर उसके साथ मारपीट कर सकते थे, लेकिन आपको जान लेने का हक किसने दिया? वाकई ये कुछ मौजूदा सवाल हैं जो कि
हमारे और आपके मुंह पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो कि समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं कि जहाँ पर समझदारी बहुत कम रह गई है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है वो किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना, किसी को भी अपमानित करना कतई नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो वारदातें घट रही हैं उसके बारे में हम आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि समाज में जुर्म किस हद तक बढ़ चुका है, और अगर आप सही हैं और अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनसे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहें तो अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ हमारी वीडियो की कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। हम नई वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लेंगे। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।